ओके। 4 नंबर का है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, इफेक्ट ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम कि भाई शॉक हो रखा है उस पेशेंट को, तो कैसे पता चलेगा डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या इफेक्ट होगी। प्रीवियस हमने पढ़ लिया कौन कौन से सिस्टम में इफेक्ट हो रही थी। हाँ, कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेशन और रीनल सिस्टम में क्या हो रखा था, उसको इफेक्ट हो रखा था, तो वहां पे उस सिस्टम पे इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे देखेगा डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या इफेक्ट हो रखा है, क्या हुआ है। तो इफेक्ट ऑन अ डाइजेस्टिव सिस्टम, एनोरेक्सिया एंड वॉमिटिंग। जो पेशेंट होगा उसको क्या होगा, एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया यानी कि जी मचलाना, कहते हैं ना उसको, क्या आते हैं ऐसे, हमारी लैंग्वेज में तो ऐसे ही कहते हैं। तो जी मचलाता है। ओके, तो जी ऐसे जी मचलाता है, और जी मचलाने के बाद क्या होगा, ऐसे सिग्नल जाता है कि क्या हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है। तो एनोरेक्सिया और वॉमिटिंग उस पेशेंट को दिखी। अब कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन क्या है कि जो स्टूल है वो बहुत ही हार्ड हो जाता है। अब क्यों हार्ड होगा कि भाई ब्लड है नहीं, बहुत ही कम पहुंच रहा है। ब्लड क्या है, बहुत ही कम पहुंच रहा है। जब आप खाना खाते हो, रात को खाना खाते हो और खाना खा के तुरंत बाद ही आप सो जाते हो। अब क्या होता है कि स्लीप, जब हम स्लीप में होते हैं हमारी जो हार्ट रेट है वो बहुत ही कम हो जाती है, बहुत ही डिक्रीज हो जाती है। हमारा मेटाबॉलिक रेट है वो बहुत ही कम हो जाता है। अब वो कम हो जाएगा तो मेटाबॉलिज्म कुछ होगा नहीं। अब क्या चाहिए कि भाई खा के रखा है, ये जो सिस्टम है ये इंटेस्टाइन है, तो इंटेस्टाइन में क्या आता है, बहुत सारा ब्लड आता है। अब ये ब्लड क्या करता है, जितना ज्यादा ब्लड आएगा उतना ज्यादा क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। भाई अब स्लीप हो रखी है, आपने खा के सो पड़े हो, तो क्या होगा, वो ब्लड नहीं आएगा, जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। ब्लड प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से जो हार्ट बीट डिक्रीज हो जाती है, ब्लड नहीं पहुंच पाता। जब ब्लड नहीं पहुंच पाएगा तो यहाँ का जो भी खाना था वो क्या है, इस इंटेस्टाइन के अंदर जो ब्लड कैपिलरी होगी उसमें क्या एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। अब एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा ब्लड, तो वो जो वेस्ट मटेरियल होगा, ओके, वो बाहर ही पड़ा रह जाएगा, वो उसके इंटेस्टाइन के अंदर ही, तो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, तो वो स्टूल है वो क्या, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे लेके लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, ऐसे क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन होगा। लार्ज इंटेस्टाइन का मेन काम क्या है, वाटर एब्जॉर्प्शन करना। लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या, वाटर एब्जॉर्प्शन करना। किसका काम है, लार्ज इंटेस्टाइन का काम है। अब यहाँ जितना भी खाना पड़ा है, भाई खाना आया, आपने कुछ एब्जॉर्ब तो नहीं हो रखा है, अब एब्जॉर्ब नहीं हो रखा है, तो ये जो भी खाना है इसमें खाने में क्या होगा, ये जो वेस्ट मटेरियल होगा, यहाँ पे फ्लूइड होगा, तो यहाँ से फ्लूइड का जो कैपिलरी आती है, ओके, कैपिलरी आती है, यहाँ से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। जो ये क्या है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, बहुत ज्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, तो यहाँ पे आपने ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा, ब्लड बहुत ही कम है, तो यहाँ पे वाटर का भी एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। उसके वजह से क्या होता है, डायरिया भी दिखने को मिलता है। ओके, कॉन्स्टिपेशन के यहाँ पे लिख देना डायरिया। ओके, डायरिया भी ये सिम्टम देखने को मिलता है। कॉन्स्टिपेशन कब होता है, कि जब आप खा के सो रखे हो और ज्यादा फ्लूइड का है एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, आपसे जितना भी फ्लूइड है जो भी है वो क्या ऐसे कैपिलरी में एब्जॉर्ब होना चाहिए, तो वो नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो ब्लड बहुत ही हार्डनेस हो जाती है। ओके, तो सुबह रात को खा के सोए और सुबह निकालने को दिक्कत हो रही है। ओके, तो सोना नहीं चाहिए खा के तुरंत बाद। फिर देखिए क्या है, हेपेटोमेगाली। हेपेटो यानी कि हेपेटो वर्ड का मीनिंग क्या है, लीवर, और मेगाली का क्या है, एनलार्जमेंट। हेपेटोमेगाली का मीनिंग है एनलार्जमेंट ऑफ द लीवर। ये जो मैं लिख रही हूँ ना, ऐसा वन लाइन सेंटेंस बोल रही हूँ, वो आपको ध्यान रखने हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने कहा क्या कि हेपेटोमेगाली, एनलार्जमेंट ऑफ द लीवर। लीवर क्या है, बहुत ही एनलार्ज कर जाता है। लीवर किस पार्ट पर होता है, आपके एनाटॉमी देखने जाए तो राइट साइड पर। यहाँ पे क्या होगा, ऐसे लीवर के लोब होते हैं। लीवर का काम क्या है, हाँ, ब्लड जो भी, वो डिटेल में नहीं जाता है आपके एनाटॉमी, छोड़िए। हेपेटोमेगाली, लीवर का एनलार्जमेंट। और लीवर का एनलार्जमेंट क्यों होता है, क्योंकि जो ब्लड है बहुत ही कम आ रहा है, यहाँ पे फंक्शन करना है, ब्लड बहुत कम आ रहा है, तो लीवर को क्या लगता है कि भाई मैं खुद से बहुत बड़ा हो जाता हूँ। ओके, तो बहुत अच्छे से वर्क कर पाओगे, तो ये सारे लीवर को लगता है कि बहुत ही एनलार्ज हो जाता हूँ। ये लीवर क्या होता है, एनलार्ज होता है। फिर ऐसे ही स्प्लीनोमेगाली, एनलार्जमेंट ऑफ द स्प्लीन। तो स्प्लीन क्या है, ऐसे यहाँ पे रखी हुई होती है, ऐसे स्प्लीन।
ऐसे स्प्लीन रखी हुई होती है। तो ये स्प्लीन देखो, जो कैंसर वाले पेशेंट है ना, उसमें क्या होता है, बहुत ही आरबीसी, स्प्लीन क्या है, ग्रेवियार्ड ऑफ द आरबीसी। आरबीसी का ग्रेवियार्ड है, कब्रिस्तान है। अब जो ब्लड कैंसर के पेशेंट है उसको क्या होगा, वो ब्लड कैंसर के पेशेंट को उनके अंदर बहुत ही ज्यादा इंक्रीज आरबीसी होगा। आरबीसी जैसे कि 4,000 रोज के बनने थे आरबीसी, अब एक दिन में 10,000 आरबीसी बन रहे। अब 10,000 आरबीसी जब स्प्लीन में होंगे, गुजर के जाएंगे, तो स्प्लीन का काम क्या है, उसे ब्रेक डाउन करना, ब्रेक डाउन करके कहाँ पे, लीवर में भेजना, क्योंकि लीवर उसको अच्छे से डाइजेस्टिव ट्रैक में डाल दे जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है। अब ये बहुत ज्यादा हो रहा है तो स्प्लीन को क्या लगता है कि अब ये आरबीसी बहुत ज्यादा आ रही है, मैं उसको क्या करता हूँ, बहुत ज्यादा तोड़ता हूँ। अब मेरी क्या होगी, मैं बहुत ही साइज एनलार्ज कर देता हूँ। तो ये स्प्लीन क्या करता है, अपनी साइज को एनलार्ज कर देता है। ओके, हाँ, तो ये आपको पता होना चाहिए। स्प्लीन का काम क्या है, आरबीसी का ब्रेक डाउन करना। ओके, जो अनमेच्योर आरबीसी होते हैं ना, जैसे ऐसे बोन मैरो में से बन के निकलते हैं, बोन मैरो में से बन के जो आरबीसी निकलते हैं वो कैसे होते हैं, अनमेच्योर होते हैं। ब्लड वेसल्स में जाके क्या होते हैं, वो मैच्योर हो जाते हैं। ओके, तो जो अनमेच्योर आरबीसी वो कहाँ पे जाएंगे, स्प्लीन में जाएगा और उसका ब्रेक डाउन होगा। अब देखो कैसे जी पाएंगे भाई, इतना बड़ा स्प्लीन हो रखा है। यहाँ पे आपका क्या आएगा, स्टमक, यहाँ पे क्या आ जाता है, स्टमक आ जाएगा। फिर सारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के जो भी ऑर्गन है वो आएंगे, तो इसको क्या करेगा, ये ऑक्यूपाइड हो जाएगा, पूरे की पूरी यहाँ स्टमक के ऊपर आ जाएगा। स्टमक के ऊपर आ रहा है तो अच्छे से खाना क्या हो रहा है, नीचे डाइजेस्ट नहीं हो रहा, डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो एनल कैनाल से निकल नहीं रहा, वो भी दिक्कत है। और फिर ओके, ये जो स्प्लीन वाला पार्ट है, जो ईसोफेगस के पास, ईसोफेगस पे तो नहीं, हाँ, आगे के जो पार्ट है वहां पे क्या होगा, स्टमक पे बहुत ही ऑक्यूपाइड हो जाएगा। तो जो भी खाना है क्या होगा, स्टमक से सब खाना बाहर निकल जाएगा। बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा, वॉमिटिंग। ओके, कॉन्स्टिपेशन कब होगा, डायरिया कब होगा, यहाँ पे डायरिया लिख देना, डायरिया कब होगा, भी खाना अच्छे से नहीं हो रहा तो डायरिया सब निकल जाएगा। ओके, तो ये सारी साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेगी। अब असाइटिस। ओके, असाइटिस क्या है ये समझिए, ये अच्छी तरीके से समझिए। असाइटिस मैंने आपको कही थी, ये कैविटी है, सीरोस कैविटी। ओके, ये जो कैविटी है, कैविटी के ऊपर ऐसे पेरिटोनियम होगा। क्या होगा, पेरिटोनियम, पेरिटोनियम लेयर होगा। असाइटिस में क्या होता है कि एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन पेरिटोनियल कैविटी। तो पेरिटोनियल कैविटी में बहुत सारा फ्लूइड भर जाएगा और ये जो कैविटी वो क्या होगी, ऐसे फूल जाएगी, ये लेयर पेरिटोनियम वाला। नोट्स में क्या लिखा है, तो ये क्या होगी, बहुत ज्यादा फूल जाएगी, तो उसको क्या कहते हैं, असाइटिस। असाइटिस वन लाइन सेंटेंस याद रखना, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन पेरिटोनियल कैविटी। ओके, ये वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। अब पेरिटोनाइटिस, पेरिटोनाइटिस का मतलब क्या है, पीछे क्या आएगा, आइटाइस। ओके, टीआईएस आ गया तो उसका मतलब क्या होगा, इंफेक्शन। ओके, इन्फेक्शन, तो कहाँ इन्फेक्शन हो रखा है अभी, ये पेरिटोनियल कैविटी में इन्फेक्शन हो रखा है, यहाँ पे कोई बैक्टीरिया आ गया है तो पेरिटोनाइटिस हो जाता है। ओके, फिर दूसरा सिम्टम क्या देखना मिलता है, एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया क्या है, लॉस ऑफ, एनोरेक्सिया क्या है, लॉस ऑफ एपेटाइट। एपेटाइट का मीनिंग समझिए, एपेटाइट क्या है, ओके, एपेटाइट का मीनिंग समझिए। एपेटाइट क्या है, एपेटाइट लॉस ऑफ एपेटाइट। आपको देखो भूख लगती है तो उसे क्या कहते हैं, हंगर कहते हैं, हंगरनेस कहते हैं कि भूख लगती है। अब एपेटाइट कि आपने खाना खा लिया है, भाई मेरी भूख लगी थी, मैंने खाना खा लिया, अपनी भूख को तृप्त कर दिया। अब उसके बाद
कि कोई डब्बा खोल रहा है और उसकी जो स्मेल से मुझे भी खाने की इच्छा हो रही है, उसको क्या कहते हैं, एपेटाइट। अब आपको सूंघने की वजह से जो खाने की इच्छा हो रही थी वो अब कम हो जाएगी, तो उसमें क्या होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट को हम क्या कहते हैं, एनोरेक्सिया। तो एनोरेक्सिया भी देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट ये सिम्टम क्या है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के, नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, हेपेटोमेगाली, स्प्लिनोमेगाली, एसाइटिस, पेरिनोटाइटिस एंड एनोरेक्सिया। ओके, हेपेटोमेगाली में एनलार्जमेंट ऑफ लीवर, स्प्लिनोमेगाली में एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन, एसाइटिस में हाँ बताया था कि क्या हो जाता है, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन पेरिटोनियल कैविटी। ओके, तो एसाइटिस में क्या हो गया, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन पेरिटोनियल कैविटी, પછી पेरिनोटाइटिस, इन्फेक्शन ऑफ पेरिटोनियम, फिर एनोरेक्सिया, तो लॉस ऑफ एपेटाइट। ओके, अब देखें न्यूरो सिस्टम, नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में क्या, नर्वस सिस्टम में क्या इफेक्ट होगा, इफेक्ट ऑन नर्वस सिस्टम के शॉक की वजह से नर्वस सिस्टम में क्या इफेक्ट हो गया कि नर्वस सिस्टम में क्या है, उसके जो सेल है उसके पास ऑक्सीजन पहुंचे, तो वहां पे क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेगा। भाई आपका दिमाग है बहुत ही सेंसिटिव होता है ऑक्सीजन के प्रति, तो उसको ऑक्सीजन मिलनी ही चाहिए। ऑक्सीजन नहीं मिलते ना, सब सर दुखने को आ जाता है, कुछ पता नहीं चलता, कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, ऐसे सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो बहुत सारा ऑक्सीजन ब्रेन को मिलना चाहिए। ओके, बहुत ही ज्यादा ब्लड कहाँ पे जाता है, ब्रेन में जाता है, और जब ज्यादा ब्लड जाएगा तो तब क्या होगा, बहुत ही ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रखा है कि ऑक्सीजन है ही नहीं। तो नर्वस सिस्टम में देखिए, नर्वस सिस्टम अल्टर लेवल ऑफ अनकॉन्शियसनेस, यहाँ पे लिखा है, सॉरी कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियस। ओके, समझिए कॉन्शियसनेस, सेमी कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस क्या है। कॉन्शियसनेस क्या है कि भैया आप जागरूक अवस्था में, कि पता चल रहा है कि कोई टीचर पढ़ा रहा है तो उनके शब्दों पर आप ध्यान दे रहे हो। ओके, वो क्या कह रहे हो आप उसी वक्त समझ रहे हो, आपका दिमाग कहीं और नहीं भेज रहे हो। ओके, तो आप क्या कॉन्शियस हो, वो चीज को बहुत ही कॉन्शियसली कर रहे हो। तो वो व्यक्ति क्या है, कॉन्शियस है, उसको आप कुछ भी पूछोगे, आपका नाम पता क्या है, तो वो अच्छे से जवाब दे पा रहा है। तो वो पेशेंट आप उसको पूछेंगे तो वो क्या है, वो कॉन्शियस। अब सेमी कॉन्शियसनेस यानी कि आप पूछ रहे हैं पेशेंट को कि आपका नाम क्या है, और कुछ दूसरा ही नाम, कुछ और ही किसी का नाम बता रहा है, यानी कि कुछ ऐसे बोल रहा है कि भाई नाम क्या है, तो बॉल ऐसे कह रहा है। ओके, क्रिकेट ऐसे बोल रहा है, तो वो क्या है, कंफ्यूज है। अभी वो क्या है, बताने में कंफ्यूज है। आप किसी का फोन नंबर पूछते हो तो उसको थोड़ी देर याद करना पड़ता है कि नंबर क्या है। ओके, फिर वो गलत बता देता है या याद करके बताता है, वो अभी क्या कंफ्यूज है, उसको कहते हैं सेमी कॉन्शियसनेस। अब अनकॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस यानी कि पेशेंट क्या है, बेहोश हो गया है। बेहोशी में क्या होता है, कॉन्शियस नहीं होता है, उसको कहते हैं अनकॉन्शियसनेस। फिर आएगा अनकॉन्शियसनेस के बाद क्या आएगा, कोमा। कोमा में पता ही नहीं होता है क्या है, नर्वस सिस्टम काम ही नहीं करता। ओके, कॉन्शियसनेस, सेमी कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस और लास्ट स्टेज इज कोमा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा, अल्टर लेवल ऑफ अनकॉन्शियसनेस, कि जहां पे कॉन्शियसनेस का लेवल क्या हो जाता है, अल्टर हो जाता है। वो मैंने कहा था ना सेमी कॉन्शियसनेस वाला, ये आपको पूछते हैं क्या, आप बता देगा आप कंफ्यूज है, कंफ्यूज होने लगती है। क्यों क्योंकि ऑक्सीजन पहुंच नहीं पा रही। क्यों नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि ब्लड बहुत ही कम है। फिर अनकॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस में क्या होगा, बेहोशी की हालत हो जाएगी, चक्कर आ जाएगा, बेहोश हो जाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। ऐसे आप कहीं पे क्राउडीनेस वाले पार्ट में जगह पे चले जाते हैं और वहां पे बहुत ही ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहे, तो उस पेशेंट को या कोई भी ऐसे पीपल होगा तो वो क्या होगा, पर्सन, उसको क्या होगा, वो बेहोश हो जाएगा। बेहोश यानी कि अनकॉन्शियसनेस। तो अनकॉन्शियसनेस भी सिम्टम देखने को मिलते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन में। फिर मस्क्यूलो स्केलेटल सिस्टम, मस्क्यूलो स्केलेटल सिस्टम यानी कि हमारे मसल और स्केलेटल पे क्या असर पड़ेगा, तो सीवियर फैटिग, कि बहुत ही हम थक जाएंगे। अब देखो यहाँ पे काम करते हैं पूरे दिन और थक जाते, वो अलग बात है। ओके, हाँ काम करते जितना नॉर्मल, पर बहुत ही ज्यादा काम करके आप थक जाते हो, ये अलग बात है। तो अब देखिए फ्लैटिक, फ्लैटिक यानी उसका मतलब क्या होता है, थकान। तो अब यहाँ पे हमको क्या नहीं मिल रहा, अभी ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, डिक्रीज द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमको मिल नहीं, अब ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा तो क्या होगा कि हमारा मसल्स है, मसल्स को क्या होगा, बहुत ही ज्यादा ऑक्सीजन। देखो आप सिंपल समझिए कि कोई पर्सन है भाग रहा है, अब जब भाग रहा है तो उसके
मस्कुलर मूवमेंट हो रही है, पग को चला, अपने जो लेग्स को चला रहा है, हैंड्स को चला रहा है, मूवमेंट कर रहा है, ओके, लिम्स को मूवमेंट कर रहा है, उसे क्या चाहिए, बहुत ही ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। अब ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो ज्यादा ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही है, तो वो जो मसल्स हो गए क्या करेंगे, विदाउट द ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन वो अपना फंक्शन करेंगे। यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि जो पेशेंट है, सॉरी हाँ, जो टिश्यू है उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है तो उसको शॉक हो रहा है, तो मसल्स में क्या होगा कि ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है तभी भी अपने मसल्स काम करते। ऐसा ये न्यूरॉन जैसा नहीं है कि भाई ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है तो बेहोश होकर गिर जाते, तभी भी क्या होता है हमारा मसल्स काम करते विदाउट द ऑक्सीजन। उसको मुझे को पता है, उसको जारक और अजारक श्वसन कहते हैं। उसका में जो टर्म होता है जारक श्वसन का और अजारक श्वसन का जो टर्म होता है मैं भूल गई हूँ, क्योंकि अभी मुझे पता नहीं, तो किसी को पता हो तो वो कमेंट कर देना, ओके। तो तभी भी हमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं है, ज्यादा ऑक्सीजन है तभी भी हमारा मसल्स जो फंक्शन करना है उसको वो कर रहा है, और वो फंक्शन करने की वजह से क्या पैदा हो जाता है, लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड क्या हो जाता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है। अब लैक्टिक एसिड बनेगा तो क्या होगा, लैक्टिक एसिड क्या कॉज करेगा, मसल्स पेन कॉज करेगा, मसल्स में क्या हो गया, पेन हो गया। अब मसल्स की पेन हो रहा है तो आपको क्या मिलने को दिख रहा होगा, फ्लटिंग, ओके, क्या कॉज होगा, फ्लटिंग, ओके। तो क्या करवाया भाई, हमारे जो मसल्स है विदाउट ऑक्सीजन काम कर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं है, फिर क्या हुआ, मसल्स में लैक्टिक एसिड बन गया, लैक्टिक एसिड के बाद मस्कुलर, अब लैक्टिक एसिड बना, मस्कुलर पेन होगा, मस्कुलर पेन से, उस पेन से क्या होगा, आपको थकान होने लगेगी, ओके। तो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में आ गया। अब लास्ट है इंटेग्यूमेटरी सिस्टम कॉल पेलर और ब्लू स्किन। अब किसी पेशेंट सोया हुआ है, वो जो एडमिट है, अब देखेंगे क्या हो रखा है, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, ओके। तो उस असाइटिस कहते हैं उसको, तो उसको देख के आपको पता चल जाएगा। सॉरी, असाइटिस यानी कि एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, ब्लूइश डिस्कलरेशन उसको कहते हैं साइनोसिस, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन उसको क्या कहेगा, साइनोसिस, ओके, याद रखना साइनोसिस। तो यहाँ पे साइनोसिस वाली कंडीशन हो जाती है, ओके, साइनोसिस कंडीशन हो जाती है तो आपको इंटेग्यूमेट्री में ये साइनोसिस देखने को मिलेगा। साइनोसिस क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई बहुत ही कम है, ऑक्सीजन है ही नहीं, इसीलिए जो स्किन है वो ब्लू इश कलर की हो जाती है, ओके। हमने बहुत सारे सिस्टम देख लिए, कौन कौन से सिस्टम में क्या इफेक्ट होती है और उससे क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं शॉक में। शॉक सिंपल आपको पता होना चाहिए, शॉक क्या है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, किसकी भाई, कार्ब है, टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि ब्लड ही बहुत कम है, ओके। दूसरा कॉज वो भी हो सकता है कि वो जो ऑर्गन है वही अच्छी तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो क्या हो जाता है, जो ऑर्गन है वो डैमेज हो पाता है, और जब डैमेज हो जाएगा तो उसको क्या होगा, शॉक होगा कि ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही उस ऑर्गन में, तो वो शॉक में चले गए, और शॉक में चले जाने की वजह से ब्लड क्यों सप्लाई करनी है, क्योंकि ऑक्सीजन देनी है, ऑक्सीजन उस ऑर्गन पे सप्लाई नहीं हो रही है तो क्या होगा, शॉक पर चले जाएगा वो ऑर्गन, और ऐसी साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेगी। सारे साइन एंड सिम्टम बढ़ा दिए, जो सिस्टम है उस पर क्या इफेक्ट होती है, कौन कौन से सिस्टम देखे हमने, तो पहले कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ओके, ब्लड, उसमें ब्लड आता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, नेक्स्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि ऑक्सीजन की जरूरत है। अब ये दोनों मिलकर कहाँ पे जाएंगे, सारे सिस्टम में जाएंगे, तो फिर आएगा रीनल, ओके, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूरल सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम एंड इंटेग्यूमेटरी सिस्टम, ओके। नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर पढ़ा है वो भी देख लेना। नेक्स्ट अब डायग्नोसिस देखने वाले हैं, तो डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, भाई कुछ पेशेंट आ रहा है शॉक का तो उसे हम डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, ये तो हम देखेंगे, पता चल जाएगा। वो उसमें ट्रीटमेंट क्या देंगे, डायग्नोस क्या करेंगे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या करेंगे, ओके, तो ट्रीटमेंट उस पेशेंट को क्या देंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके गाइस, थैंक यू माय वॉचिंग माय वीडियो।